देवासुर संग्राम धर्म युद्ध कहो या युद्ध का शंखनाद या रणभेरी कहो तो बच चुकी। एक टारगेट हमने हासिल कर लिया है काफ़ी हद तक। काफ़ी आतंकवादियों के कैंप ध्वस्त हो गए, लेकिन आतंक का पर्याय बन चुकी पाकिस्तानी सेना के एयरबेस से लेकर के उनके मिसाइल हथियारों के जखीरे से लेकर के जल सेना, थल सेना, वायु सेना के जो अड्डे हैं, अब उनको हमें ख़त्म करना है। क्योंकि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है। विश्व के 4-5 शक्तिशाली देशों में भारत की गणना होती है। पाकिस्तान एक टटपूंजिया देश है और उसकी सेना वो आम नागरिकों को भी ठिकाना बना सकती है। वो हमारे सिविलियंस को, हमारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे हॉस्पिटल्स को, हमारे स्कूलों को और भी हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि उनका मकसद केवल और केवल मारना है। उनमें दया, धर्म, करुणा, कोई मूल्य सिद्धांत कुछ भी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में 5-7 काम भारत के नागरिकों को करने पड़ेंगे। एक तो कहीं पर भी, वैसे तो 99.99% और बहुत से मामलों में तो 100% उनके कोई भी बड़े मिसाइल के हमले से या उनके रॉकेट के हमले से और ड्रोन आदि के हमले से भारत का जो इंटीग्रेटेड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे मुकाबला करने के लिए तैयार। लेकिन कई बार एक साथ जैसे 400-500 ड्रोन छोड़ दिए, एक साथ ऐसे हजारों ड्रोन छोड़ दिए, जैसे इजराइल और हमास के युद्ध में हमने देखा कि हजारों ड्रोन से एक साथ छोड़ दिए। तो उससे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आगजनी हो जाए, कहीं कोई बिल्डिंग टूट जाए, कहीं जनहानि हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में एक दूसरे की सहायता के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। इसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मेडिसिन। इसका बोध देश के नागरिकों को होना चाहिए कि अचानक कोई दुर्घटना हो जाए तो कैसे लोगों को संभालना, कैसे लोगों को उठाना, कैसे लोगों को बचाना, कैसे लोगों को भयमुक्त बनाना, कैसे उस त्रासदी से निपटना और स्वयं सुरक्षित रह करके दूसरों की सुरक्षा करना। ऐसे कुछ मुद्दे हैं। तो इसका प्रबोधन अब पूरे देश में अब ये आपस में हमें समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जब ऐसी परिस्थितियों से देश गुजरता है, मान लीजिए अचानक कोई बड़ा हमला कर सकता है पाकिस्तान, एक साथ हजारों मिसाइल या एक साथ हजारों ड्रोन या एक साथ जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जो है एयरफोर्स, नेवी और वहाँ की आर्मी एक साथ अटैक कर सकती है। तो ऐसे कोई बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में फिर हॉस्पिटल खाली रखे जाते हैं, हॉस्पिटल के बेड्स। तो आपको हॉस्पिटलाइज न होना पड़े। तो हॉस्पिटलाइज कब होना पड़ता है? जब आपको कोई सीरियस लीवर की, किडनी की, हार्ट की, ब्रेन की कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है, घुटनों का, कमर का कोई ऑपरेशन, कोई यूट्रस में का ऑपरेशन आदि कोई स्थिति बनती है। तो आज योग में, आयुर्वेद में इतना हमने शोध किया है और ये विषय हमने बार बार रखा है कि आप 99% ऑपरेशंस को अवॉइड कर सकते हो और कुछ समय के लिए तो टाल ही सकते हो 100%, चाहे वो कैंसर का भी ऑपरेशन क्यों ना हो। सारी डिजीज को रिवर्स कर सकते हो और 99 और कुछ मामलों में तो 100% आप ऑपरेशन से बच सकते हो। तो अपने हिफाजत के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आप योग को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं। हमने लिवर ट्रांसप्लांट को लिवोग्रिड से, किडनी ट्रांसप्लांट को रीनोग्रिड से, हार्ट के ट्रांसप्लांट को कार्डियोग्रिड हृदयामृत से, ब्रेन सर्जरीज को मेधावटी मेमोरी ग्रिड से टाला है। हमने सिस्टोग्रिड डायमंड से, कांचना, गूगल, प्रतिबाधी, कवटी और जो एंटी कैंसरस आपको जूस बताते हैं, वीट ग्रास, एलोवेरा, गुलाबी, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क आदि, उससे हमने कैंसर से भी लोगों को मुक्ति, कई गांठें भी हो जाती हैं तो सिस्टोग्रिड और कांचना और गूगल, प्रतिबाधी, कवटी से गांठ का ऑपरेशन। तो 99% ऐसी परिस्थितियों में आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। कई बार हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है तो अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, बहुत सी चीज़ें हम बताते हैं, खजूर रात को भिगो करके। तो आपको कमजोरी आने पर वसंत कुसुमा का रस, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, प्राणायाम और अपने आहार में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़े, ऑपरेशन के कारण से आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़े, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि आपका हीमोग्लोबिन इतना हो कि देश के लिए ज़रूरत पड़े तो देश के कम से कम 50% नागरिक रक्त दे सके। एक साथ लाखों क्या करोड़ों यूनिट खून की भी जरूरत पड़े तो अभी हिसाब किताब किया जा रहा था कि हमारे पास कितने ब्लड यूनिट्स हैं, कितना देश के पास अन्न है, कितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे कैसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़े, इसके लिए योग करो। और योग तो इसलिए भी करो कि सारा देश संगठित रहे। सीमावर्ती प्रदेशों में तो जो पुलिस प्रशासन के निर्देश हैं उनका आप पालन कीजिए, जो ब्लैकआउट के लिए बोला जाता है उसमें ब्लैकआउट का पालन कीजिए, लेकिन सीमावर्ती प्रदेशों को छोड़ करके पूरे देश में गांव गली मोहल्ला में सबको बाहर निकल करके एकजुटता दिखानी चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी सब भारतवासी एक साथ बैठ करके योग करें और योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म की चर्चा करें। योग करते करते अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को सबल बनाएं, अपने शरीर इंद्रियों मन को चित्त को शुद्ध करें, अपना परिष्कार करें और साथ में इकट्ठे होकर के सोचें कि देश को और शक्तिशाली कैसे बनाना है। यद्यपि हमारी सेनाएं काफी सक्षम हैं, लेकिन मात्र सेनाओं के सक्षम हो जाने मात्र से कोई देश शक्तिशाली नहीं हो जाता। उससे हम युद्ध आदि में तो अपनी रक्षा कर सकते हैं। मैं रोज इस बात को कह रहा हूं कि जैसे हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना बहुत शक्तिशाली है, ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, साइंस और तकनीकी विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर दिशा से अपने को, भारत को मजबूत बनाना है। इसलिए जो जहां है अपने कर्म को अपना धर्म मान करके, अपना कर्तव्य ही ये राष्ट्र की सेवा है। हम जहां जहां हैं अपनी अपनी भूमिका ठीक से निभाएं। हेल्थ के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री में, जहां में प्रभु ने नियुक्त किया हुआ। आज हम सन्यासी होकर के सैकड़ों क्षेत्रों में देश की सेवा कर रहे हैं। व्यक्ति निर्माण से चरित्र निर्माण के कार्य, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेकर के हेल्थ एजुकेशन रिसर्च से लेकर के अनेक दिशाओं से, नेचर इन्वायरमेंट से लेकर के, गोमाता की सेवा से लेकर के, गरीब की सेवा से लेकर के, अलग अलग क्षेत्रों में जैसे हम देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी आह्वान करता हूँ कि आप भी संगठित होकर के जिसका जितना सामर्थ्य है भारत को सभी दिशाओं से समर्थ बनाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। कल भी मैंने कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, संगठित भारत। इसके लिए सबको हमको सोचना होगा और तमाम तरह के भेदभाव, छुआछूत, आपस में एक दूसरे के साथ में तनातनी, कहा सुनी, इनसे बचो। और ये आज युद्ध के समय हमें बातें समझ में आती हैं कि यदि आप संगठित नहीं रहे तो फिर दुश्मन आपको छोड़ेगा नहीं। देखो, हमारी जिंदगी भर की तपस्या, जिंदगी भर का हमारा पुरुषार्थ, जिंदगी भर की हमारी पूंजी, सब कुछ एक क्षण में नष्ट हो सकती यदि आप संगठित ना रहे तो। इसलिए देश को इस समय एक होने की जरूरत है, सरकार के पीछे, सेना के पीछे, और राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंद करके। कुछ लोगों अपने निहित स्वार्थों के कारण से अभी भी कुछ अलग अलग स्वर देश में उठा रहे हैं, और इस समय पहचान हो रही है कि देश के दुश्मन कौन है और देश के दोस्त कौन है, हमारे शत्रु कौन है, हमारे मित्र कौन है। और इसमें भी तो तात्कालिक रूप से और दीर्घकालिक रूप से देश को नुकसान पहुंचाने वाली जो शक्तियां, और इसके लिए हमने 5 बड़े आंदोलनों के संदर्भ में कहा था कि शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी, ये आर्थिक आज़ादी और ये वैचारिक सांस्कृतिक आज़ादी, रोग भोग नशा गुलामी गिलानी कुंठाओं से आज़ादी क्यों जरूरत। इसके बिना एक मजबूत राष्ट्र बन ही नहीं सकता। इसलिए किसी को हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, इसके लिए योग करो, सब संगठित हो सके, जात पात ऊंच नीच भेदभाव सब बुला करके सब एक हो सके। और एकता के सूत्र कितने हमारे यहाँ, थोड़ी बहुत देखो भिन्नता है, अलग अलग कुलवंश में हम पैदा हुए, अलग अलग मत पंथ, अलग अलग मजहब, अलग अलग जाति वर्ग समुदाय, ठीक है ना, लेकिन इन सब में हमारे भीतर एकता के सूत्र हैं। हम सबका आत्मा एक, हम सबका परमात्मा एक, हम सबका राष्ट्र एक, हम सबका संविधान एक है, हम सबके पूर्वज एक है, हम सबका डीएनए एक है, हम सबका लक्ष्य एक है कि भारत शक्तिशाली बने, भारत खुशहाल बने। ऐसे सहमति के मुद्दों को हमें खोज करके और सबको आपस में सब प्रकार के, सब देखो, सबकी शारीरिक परिस्थिति, सबकी मानसिक परिस्थिति, सबकी पारिवारिक परिस्थिति, सबकी आर्थिक परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। उन सब के बीच में भी एकता के सूत्र खोजते हैं ना।
तो और एक परिवार में ही सब लोग एक जैसे ही होते। एक माता पिता के एक दो बालक, अब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की एक जैसी स्थिति नहीं है ना। मुकेश अंबानी लाखों करोड़ के मालिक है और जो है लाखों करोड़ के कर्जे में अनिल अंबानी। तो ये तो सबकी आर्थिक परिस्थितियां एक जैसी होनी जरूरी नहीं है, लेकिन भिन्न परिस्थितियों के बीच में भी परिस्थिति अलग हो सकती है। हमारी मनस्थिति अच्छी होनी चाहिए, हमारी मनस्थिति में एकता होनी चाहिए। तो कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी मनस्थिति डगमगाए नहीं। और इस सब परिस्थितियों के अंदर दो तीन बातें हो, जहां आपको कहीं लगता है कि यहाँ कोई छुपा हुआ आतंकवादी हो सकता है, यहाँ पर कुछ देश विरोधी गतिविधियों का शक है, तो पुलिस को, प्रशासन को आप मिल करके अथवा पत्र डाल करके अथवा उनको मैसेज करके, सबके पास में पुलिस के, प्रशासन के सब नंबर आदि हैं। तो आपको कहीं पर लगता है कि क्योंकि जो है स्लीपर सेल्स बहुत हैं पाकिस्तान के, हिंदुस्तान में उसके अनेक, मैं किसी ना इसको मजहब के तौर पर मैं किसी भी तरह के कोई उन्माद की बात कर रहा हूँ, ना किसी व्यक्ति को, ना किसी समुदाय को टारगेट करके बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो गुप्त रूप से, छद्म रूप से और बड़े रहस्यमय तरीके से भारत के अंदर घुसी हुई। तो ऐसे समय में ऐसी ताकतों से भी सजग रहने की ज़रूरत है। और जहाँ आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी गतिविधि हो तो उसको उजागर करने की ज़रूरत है, पुलिस प्रशासन को, सरकार को बताने की ज़रूरत है। तो कोई बड़ा षड्यंत्र कहीं पर आपको दिख रहा है तो बड़े अधिकारियों से बात करें। आपको सामान्य कोई संदिग्ध परिस्थितियाँ दिखती हैं आपको, जैसे पहले मुझे याद है हम एयरपोर्ट पर, खास करके जो है बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर होते थे तो अनाउंसमेंट होता था, आपके आस पड़ोस में कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। तो मैं आज इस बात को सारे देश से कहना चाहता हूँ, आपके अड़ोस पड़ोस में आपको कोई भी संदिग्ध परिस्थिति दिखे, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे, कोई संदिग्ध वस्तु दिखे, कहीं पर भी आपको शक लग रहा है, उसका तुरंत आप पुलिस प्रशासन को सूचित करें। ये काम भी करें और इस समय पहचान करें। मीडिया में जो हमेशा देश को गालियां देते रहते हैं, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का, राष्ट्रीय एकता का, हमारे राष्ट्र की संप्रभुता का, भारत के सामर्थ्य का, जो हमेशा ही उसके खिलाफ विश्व वमन करते रहते हैं, तो ऐसे उन कंटेंट क्रिएटर से भी सावधान रहें। ऐसे उन लोगों से जो राजनीति में हैं और हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं, जातियों के आधार पर, मजहब के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, न जाने किन किन आधारों पर। ऐसे राजनेताओं से सावधान रहें, ऐसे अधिकारियों से जो बेईमान है। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में भी जहां जहां दुष्ट प्रवृत्ति के बेईमान लोग हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, जो भरोसे लायक नहीं है, ऐसे संदिग्ध व्यक्ति केवल वही नहीं है जो हथियार लेकर के यहाँ पर बैठे हुए, संदिग्ध व्यक्ति वही नहीं है जो देश के खिलाफ कभी बड़ी बगावत कर सकते हैं, ये भी अच्छे लोग नहीं। जहां पर भी आपको दिखे कि विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, हेल्थ, एजुकेशन में, यहाँ पर ये बेईमान लोग हैं, माने इनके राष्ट्र निष्ठा संदिग्ध है, जिनकी भी राष्ट्र निष्ठा, बड़ा शब्द कह रहा हूं, जिनकी राष्ट्र निष्ठा संदिग्ध है, ऐसे लोगों का बाइकाट करें, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, ऐसे लोगों को कमजोर बनाएं। आज हमें सोचने की जरूरत है कि 50-100 साल पीछे का सोचे जरा कि ये हमारे देश में यदि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां बनी है, खराब परिस्थितियां बनी है, उनके लिए जिम्मेदार कौन? ये पाकिस्तान भी बना, इसके लिए जिम्मेदार कौन? और फिर आपस में जो मजहबी उन्माद, आतंकवाद और ये सब फैला, इसके लिए जिम्मेदार कौन? अपने ही भाई यदि अपने सार्वभौमिक, सार्वकालिक इस सनातन धर्म को छोड़ करके, इतने महान धर्म को छोड़ करके आखिर
दूसरे मजहब में गए क्यों? तो सभी तरह से कम हमें 50, 100, 200 साल पीछे का और 50, 100, 200 साल आगे का सोचने की जरूरत है, और सोच करके हमें कुछ निर्णय करने पड़ेंगे, कुछ कठोर निर्णय करने पड़ेंगे। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, आज ऐसी परिस्थितियों में आपको समझ में आता है कि आज जो भी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति बनी है, अच्छी बनी है, तो उन कारणों को बढ़ाओ, उन साधनों को बढ़ाओ। यदि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और वैश्विक दृष्टि से हम कमजोर पड़े तो उन तत्वों को हटाओ, उनका बहिष्कार करो, डट करके मुकाबला करो उनका। ये परिस्थिति के लिए मैं आज आह्वान करना चाहता था, और मैं हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे एक मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। व्यापक मुद्दों पर तो मैं बात करता ही हूं। आखिर हमारी सबसे ऊपर निष्ठा देश में हो, राष्ट्र निष्ठा सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र और राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की समृद्धि, राष्ट्र की खुशहाली, राष्ट्र की एकता, अखंडता, हमारे राष्ट्र की सीमाएं, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, ये सब हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए जो भी हमसे बन पाए, उसके लिए हम सबको तन मन धन जीवन से अपने राष्ट्र की आराधना करनी ही है। ये परिस्थितियां कम से कम 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह तक भी बनी रह सकती है, और परिस्थितियां अत्यंत घातक भी हो सकती है। इसलिए सब लोगों को सब प्रकार से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारी जल थल वायु सेना पर, अपनी तीनों सेनाओं पर, हमारे देश की सरकारों पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर, श्री अमित शाह जी पर, श्री राजनाथ सिंह जी पर, हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री पर, और अलग अलग हमारे देश के पुलिस प्रशासन पर। एक बात तो है कि कभी कभी थोड़े बहुत उल्टे पुल्टे काम करने वाले भी लोग जो है इस समय कम से कम देश के नाते इकट्ठे हो जाते हैं, तो कभी कभी हमें भूल माफ भी करनी पड़ती है। तो कुछ लोगों ने कभी यदि भूल चूक भी की है और आज सब एक होकर के देश के लिए खड़े हैं, तो हम सबको सब मतभेद भुला करके, मनभेद भुला करके, और सब प्रकार के एक दूसरे की पिछली भूलें भुला करके हम सबको अब एकता के साथ, पूरी ताकत के साथ और अपना सर्वस्व आहूत करने की भावना के साथ खड़े रहना चाहिए। और यदि किसी भी परिस्थिति में देश के लिए कुछ भी जरूरत पड़े, हमें यदि देश के लिए खून देना पड़े तो खून भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जान देने की जरूरत आए तो जान की भी बाजी लगा करके हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। हमें यदि दान भी देना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत तरह से अपने मन को ऐसे हमें तैयार करना है कि हमें हर परिस्थिति में अपने देश की रक्षा करनी है, देश को आगे बढ़ाना है, और देश के लिए कुछ व्रत भी ले, योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, देश की सेवा सुरक्षा का व्रत, राष्ट्र की एकता अखंडता का व्रत। ऐसे प्रतिबद्ध होकर के हमारे डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए। जैसे आतंकवादियों के सामने क्लियर होता है कि मरना है और मारना है, ऐसे हमें देश के लिए कुछ करना है, देश का निर्माण करना है, देश के सृजन में, देश के कंस्ट्रक्शन में अपने हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो ऐसे हमारे हृदय में एकदम स्पष्टताएं होनी चाहिए। और लास्ट, कुछ लोग आपको देश के खिलाफ भड़काते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको कुछ लोग देश के खिलाफ भड़काते हैं, देश के बारे में उल जुलूल बातें करते हैं, देश के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने राष्ट्र की एकता अखंडता के बारे में, अपने महान भारत के बारे में जो ओछी बातें करते हैं, उन सब लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें कंस्ट्रक्टिव बात करनी है, डिस्ट्रक्टिव बात कतई नहीं करनी। और जो डिस्ट्रक्टिव बात करने वाले हैं उन लोगों की पहचान जरूर कर लेना, जिससे कि हम उन सब लोगों का बायकॉट करके, बहिष्कार करके, उन लोगों को खदेड़ करके देश को बचा सकें। यही इस समय का युग धर्म है, यही हमारा राष्ट्र धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा अध्यात्म धर्म और हमारा
वेद धर्म, ऋषि धर्म और राष्ट्र धर्म, जो भी कुछ कहो मानव धर्म है, इससे हमें चूकना नहीं है। हर हालात में, किसी भी परिस्थिति में जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, जो हमने आज तक गीत गाए हैं, मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए, इन सारे संकल्पों को शिद्दत से जीना है और सबको संगठित होकर के पूरे देश को एक सूत्र में पिरोते हुए और उसमें योग के प्रति अब विशेष बल दे, क्योंकि योग से हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, हमारे मनोबल प्रबल रहेंगे, किसी प्रकार का हमें डर भय खौफ नहीं रहेगा और इस बहाने हम पूरे देश को एक साथ एकजुट कर सकेंगे। तो योग करें और कराएं, योग में जीवन जिए और सारे देश को योग के माध्यम से जोड़ने का काम करें, किसी भी प्रकार से तोड़ने का नहीं।